दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं द 3 सीक्रेट्स टू इफेक्टिव टाइम इन्वेस्टमेंट किताब के बारे में, जिसे लिखा है एलिजाबेथ ग्रे सॉन्डर्स ने। अगर आप भी हमेशा ये सोचते हैं कि दिन के 24 घंटे कहाँ गायब हो जाते हैं और क्यों अक्सर आपके पास अपने बड़े बड़े गोल्स के लिए वक्त ही नहीं बचता, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में हम जानेंगे उन सीक्रेट्स के बारे में जो हमें बताएंगे कि कैसे समय को सही तरीके से इन्वेस्ट करें, ताकि आप न सिर्फ अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ में भी बैलेंस बना सकते हैं। वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा कि कैसे अपनी प्रायोरिटीज सेट करें, डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखें और वो सब अचीव करें जो आप हमेशा से करना चाहते थे। तो चलिए शुरू करते हैं इस टाइम मैनेजमेंट की जर्नी को, जो आपके रोजमर्रा के स्ट्रगल को सुलझाने में मददगार साबित हो सकती है। और इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। नंबर 1, गिव टाइम टू योर प्रायोरिटी। सोचिए एक ऐसा सिनेरियो जहां आपका कोई परिवार का सदस्य, दोस्त या कोई कोवर्कर बार बार आपकी जेब से पैसा निकालता रहता है बिना आपसे पूछे ही। कितने समय तक आप इसे बर्दाश्त करेंगे? जल्दी आपको गुस्सा आएगा और आप कुछ न कुछ एक्शन लेने के बारे में सोचेंगे। लेकिन जरा सोचिए, हम अपने पैसों को लेकर तो इतना केयरफुल है और इसे ऐसे ही बर्बाद नहीं करना चाहते, तो हम अपने समय को इतनी आसानी से क्यों दे देते हैं, जो कि हमारे पैसे से भी ज्यादा कीमती है? टाइम एक ऐसा रिसोर्स है जो एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता, फिर भी हम इसे ऐसे ही जाने देते हैं जैसे ये कभी खत्म ही नहीं होगा। स्टडीज बताती है कि एक औसतन भारतीय रोजाना 2 घंटे से ज्यादा सोशल मीडिया पर बिता देता है। और सच बात तो ये है कि हमेशा हमारे आसपास ऐसी चीजें और ऐसे लोग होंगे जो कि हमें डिस्ट्रैक्ट करने और हमारी टाइम को कंज्यूम करने के लिए तैयार रहते हैं। अगर हमें इसका सही यूज करना है तो हमें टाइम को भी एक इन्वेस्टमेंट की तरह सोचना होगा, जिसे थॉटफुली स्पेंड करना चाहिए। तो हम कैसे शुरू करें ताकि हमारा टाइम हमारे लिए काम करे? सबसे पहला स्टेप तो ये जानना है कि हमारे लिए असल में क्या इंपॉर्टेंट है। अब इसका जवाब पाने के लिए आपको खुद से ही सवाल करना पड़ेगा कि आपकी लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए कौन सी चीज सबसे जरूरी है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि सक्सेस हर किसी के नजरिए और लाइफस्टाइल के आधार पर अलग अलग होती है। ये बिल्कुल पर्सनल चीज है। किसी के लिए सक्सेस एक बढ़िया करियर बनाने में हो सकती है, तो किसी के लिए फैमिली और रिलेशनशिप में। जब आप समझ जाते हैं कि आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या है, तो उन चीजों की लिस्ट बनाइए जो आपके जीवन को मीनिंगफुल बनाती है। यही आपकी असली प्रायोरिटीज है। अब जब आपके पास आपकी लिस्ट है, तो उसे ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि इस समय आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। अपनी प्रायोरिटीज को रैंक करें और उन्हें अपने एक्शंस को गाइड करने दे। मान लीजिए आपने फैमिली टाइम को अपनी टॉप प्रायोरिटी माना है, तो फिर इसके लिए आपको अपने काम से जल्द घर आना पड़ेगा। वीकेंड्स में फैमिली को फुल टाइम और अटेंशन देना पड़ेगा। याद रखिए, जिंदगी सरप्राइजेस से भरी होती है और कभी कभी कोई नया रिलेशनशिप, हेल्थ इश्यू या कोई सडन रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले आ जाती है। ऐसे में ये ठीक है कि दूसरी प्रायोरिटीज टेम्परेरीली पीछे हो जाए। अपनी प्रायोरिटी के अनुसार जीने के लिए एक बैलेंस चाहिए। लेकिन एक बार जब आप क्लियर हो जाते हैं कि आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या है, तो आप नेचुरली उसी पर फोकस्ड रहते हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा मैटर करता है। और इस क्लैरिटी के साथ आप अपने अल्टीमेट गोल्स तक पहुंचने से आसानी से डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। नंबर 2, बी कंसिस्टेंट एंड अंडरस्टैंड योर इमोशंस। कहते हैं कि हमारी प्रायोरिटीज ही हमारा फ्यूचर शेप करती है। लेकिन यहाँ एक समझने वाली बात है कि सिर्फ अपनी प्रायोरिटीज जानना ही काफी नहीं है। उन्हें आइडेंटिफाई करना पहला स्टेप है, लेकिन उन पर कंसिस्टेंटली एक्ट करना ही असली बदलाव लाता है। लेकिन कई लोग इसे देर से समझते हैं और अपने गोल्स को पाने से चूक जाते हैं। जरा सोचिए, ऐसे कितने ही लोग हैं जिन्होंने बिना किसी मजबूरी के भी अपने डिग्री से पहले ही पढ़ाई छोड़ दी, या फिर कितने ही ऐसे लोग हैं जो काम के डेडलाइन के टाइम में भी सोशल मीडिया या गेम्स में बिजी रहते हैं। टाइम मैनेजमेंट सिर्फ ये जानने के बारे में नहीं है कि क्या इंपॉर्टेंट है, या गोल्स की एक लिस्ट बनाने के बारे में नहीं है। ये समझने के बारे में है कि कौन से इमोशंस आपके एक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, चाहे आप कितनी भी अच्छी प्लानिंग क्यों न कर ले। अगर आप ये नहीं समझते कि आपको इमोशनली क्या ड्राइव कर रहा है, तो आपकी बेस्ट इंटेंशंस भी कभी कभी कमजोर पड़ सकती है। इनमें से सबसे बड़ी इमोशन जो हमें पीछे खींचती है, वो है फेलियर का डर, जजमेंट का डर या दूसरों को डिसअपॉइंट करने का डर।
अगर इन फीलिंग्स को आप इग्नोर करते हैं तो वो और भी मजबूत हो जाती है और फिर ये डर स्ट्रेस को बढ़ा सकती है, हमें डिफेंसिव बना सकती है और हमारे फोकस को बिल्कुल खत्म कर सकती है। लेकिन अगर आप अपने फियर्स को अवॉइड करने की जगह उन्हें एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये क्यों हो रहा है, तो धीरे धीरे आप उनसे निकलने का रास्ता भी ढूंढ सकते हैं। जरा सोच के देखिए कि कितनी बार हम दूसरों की नजर में सक्सेसफुल दिखने के चक्कर में खुद पर हाई एक्सपेक्टेशन लाद देते हैं और फिर जब उन एक्सपेक्टेशंस पर खरे नहीं उतर पाते तो फिर शर्म और गिल्ट की फीलिंग होती है और फिर एक सवाल दिमाग में बार बार गूंजता है, लोग क्या कहेंगे। यही सवाल हमें हमारे रास्ते से भटका देता है। अब इससे निकलने का पहला स्टेप है बिना खुद को जज किए इन इमोशंस को एक्सेप्ट करना। इसके बाद अपने आप पर काइंडनेस दिखाए और समझे कि आपकी वर्थ आपकी अचीवमेंट से नहीं बल्कि आपके असली सेल्फ से है। और याद रखे, अपने आसपास ऐसे लोग रखे जो आपको आपके काम से नहीं बल्कि आप जैसे हैं वैसे ही आपकी वैल्यू करते हैं। यही वो तरीका है जिससे आप गिल्ट और शेम से निकलकर अपने ड्रीम्स को कॉन्फिडेंटली हासिल कर सकते हैं। नंबर 3, पॉजिटिव मेंटालिटी। आपने अक्सर लोगों को यह कहते सुना होगा कि अपना माइंडसेट बदलो और फिर देखो दुनिया भी बदल जाएगी। लेकिन क्या ये सच में काम करता है? चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप एक जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। आमतौर की तरह नर्वसनेस और डाउटफुल महसूस करने के बजाय आप इस माइंडसेट के साथ जाते हैं कि आप इस इंटरव्यू में जरूर सफल होंगे, हर सवाल का जवाब आप कॉन्फिडेंटली देंगे और इंटरव्यू को आसानी से क्रैक कर लेंगे। ये इमेजिन करना भी थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना? हमारे लिए खुद पर डाउट करना और बुरा सोच लेना जैसे एक आदत सी बन गई है, इसलिए पॉजिटिव आउटकम की कल्पना करना मुश्किल सा हो गया है। लेकिन सच तो ये है कि पॉजिटिव आउटकम्स भी उतने ही पॉसिबल है जितने नेगेटिव वंस। हम जब ये सोचने लगते हैं कि क्या अच्छा हो सकता है तो हम अपने लिए नए रास्ते खोलते हैं। स्टडीज भी ये कहती है कि जिन लोगों का आउटलुक पॉजिटिव होता है वो चैलेंजेस को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि प्योर पॉजिटिविटी कोई मैजिक सोल्यूशन नहीं है। असली ताकत रियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म में है। रियलिस्टिकली ऑप्टिमिस्टिक लोग ये जानते हैं कि सिर्फ अच्छा सोचने से कुछ नहीं होगा बल्कि उसके लिए एक्टिवली काम करना भी जरूरी है। उन्हें अपने एफर्ट्स और स्किल्स पर भरोसा होता है कि वो चीजों को बेहतर बना सकते हैं। पॉजिटिव आउटलुक बनाना एक दिन का काम नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है। शुरुआत ग्रैटिट्यूड के हैबिट से कर सकते हैं। अपने दिन के छोटे छोटे पॉजिटिव मोमेंट्स को नोटिस करना शुरू करें और उनके लिए शुक्रगुजार रहे, चाहे आपका दिन खराब ही क्यों ना हो। अगर आप अच्छी चीजें ढूंढेंगे तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगी। अब चाहे वो किसी दोस्त के साथ हंसी मजाक का पल हो, किसी का कॉम्प्लीमेंट या फिर किसी की स्माइल ही क्यों ना हो, ऐसी चीजों पर थोड़ा फोकस करने से माइंडसेट अपने आप पॉजिटिव की ओर शिफ्ट होने लगता है। ग्रैटिट्यूड के बाद अगला स्टेप है खुद को बेहतर तरीके से देखना। इसके लिए खुद के साथ अकेले में समय बिताए और ये जानने की कोशिश करें कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं। क्या आपके मन में ऐसे थॉट्स आते हैं कि मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, मैं बिल्कुल लायक नहीं हूँ? अगर ऐसा है तो आपको इन्हें बदलने की जरूरत है। रेगुलर मेडिटेशन और पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ आप इस इनर वॉइस और थॉट्स को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। मेडिटेशन आपके स्ट्रेस को कम करता है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है और आपके थॉट्स और फीलिंग्स को समझने में मदद करता है। मेडिटेशन के बाद खुद से कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस कहे, जैसे मुझसे हो पाएगा, मैं कर पाऊंगा, या फिर आई एम केपेबल ऑफ अचीविंग ग्रेट थिंग्स। देखिए, शुरुआत में हो सकता है यह थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी सेल्फ इमेज को रीशेप करने में मदद करेगा। तो क्यों ना इसे एक ट्राई करके देखें। ग्रैटिट्यूड, मेडिटेशन और पॉजिटिव थिंकिंग का कॉम्बिनेशन आपके जीवन का एक नया और बेहतर चैप्टर शुरू कर सकता है। धीरे धीरे शुरू करें और देखें कि कैसे यह बदलाव आपके लाइफ को ही बदल देता है। नंबर 4, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। समय रेत की तरह है जो हमारी उंगलियों से फिसलता रहता है। चाहे हम कितना भी कोशिश कर ले, ये हमेशा किसी न किसी तरीके से निकल ही जाता है। फिर भी हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जो जीवन को ऐसे जीते हैं मानो हमारे पास हर काम के लिए ढेर सारा समय हो। ऐसे लोगों को टाइम ऑप्टिमिस्ट कहा जाता है। ये वो लोग होते हैं जो मानते हैं कि वो अपने दिन में हर काम को फिट कर सकते हैं, लेकिन जब चीजें प्लान के मुताबिक नहीं होती तो वो खुद को स्ट्रेस और प्रेशर में पाते हैं। सोचिए, आपका वर्क प्लेस घर से 30 मिनट की दूरी पर है। आप सोचते हैं
कि अगर आप ठीक 30 मिनट पहले निकलेंगे तो सब कुछ परफेक्टली होगा, लेकिन असलियत में ट्रैफिक लाइट्स, डिलेज और अनएक्सपेक्टेड स्लो डाउन्स आ जाता है और फिर अचानक आप फिर से लेट हो जाते हैं। लाइफ की इंटरप्शंस को नजरअंदाज कर देने की हैबिट टिपिकल टाइम ऑप्टिमिज्म है और हम में से कई लोग ऐसा करते ही है। हम सोचते हैं कि हम सब कुछ मैनेज कर लेंगे, लेकिन जब रियलिटी सामने आती है तो स्ट्रेस और थकावट बढ़ जाती है। इसीलिए रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखना बहुत जरूरी है। अक्सर ये टाइम के बारे में ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होने की टेंडेंसी परफेक्शन के चक्कर में होती है। हमें लगता है कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, चाहे वो अनरियलिस्टिक ही क्यों ना हो। ये सोच हमें स्लो कर देती है। हम छोटी छोटी डिटेल्स में इतना उलझ जाते हैं कि असली मायने रखने वाले काम पर फोकस ही नहीं कर पाते और फिर दिन के अंत तक एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस की तरफ मुड़ने का पहला कदम है परफेक्शनिज्म को छोड़ना। ये मान लीजिए कि चीजों में थोड़ी बहुत फ्लॉज या गलतियां होती ही है। जैसे कि अगर सुबह 5 बजे उठकर वर्कआउट करना आपके लिए मुमकिन नहीं है तो खुद को फोर्स मत कीजिए। अगर शाम में एक्सरसाइज करना आपके दिन में बेहतर फिट होता है तो उसे ही ट्राई कीजिए। अपनी रूटीन को अपनी जरूरतों के हिसाब से एडजस्ट करना सबसे जरूरी है, न कि किसी आइडियल शेड्यूल के हिसाब से चलना। कभी कभी अनरियलिस्टिक डिमांड्स हमारी खुद की नहीं होती, वो दूसरों से आती है। मान लीजिए आपके बॉस ने आपको 60 घंटे का काम दिया है, लेकिन चाहते हैं कि आप उसे 40 घंटे में कंप्लीट करें। ऐसे में बाउंड्री सेट करें या फिर ओपनली कम्युनिकेट करें कि इतनी जल्दी सब कुछ कंप्लीट करना बिल्कुल टफ है। सबसे जरूरी टास्क पर फोकस करें। परफेक्शनिज्म को छोड़कर और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को अपनाकर हम अननेसेसरी स्ट्रेस से बच सकते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं और फिर अपनी लाइफ में ज्यादा बैलेंस पा सकते हैं। नंबर 5, रूटीन्स क्रिएट अ स्ट्रक्चर। फेसबुक की एग्जीक्यूटिव शेरिल सैंडबर्ग दुनिया की सबसे व्यस्त महिलाओं में से एक है। फिर भी वो हर दिन शाम 5:30 बजे शार्प अपने ऑफिस से निकल जाती है। क्यों? ताकि वो 6 बजे तक घर पहुंच सके और अपने बच्चों को टाइम दे सके और उनके साथ डिनर कर सके। उनकी ये सिंपल चॉइस ये दिखाती है कि उनके लिए परिवार टॉप प्रायोरिटी है और इसे मैनेज करने में उन्हें उनकी कंसिस्टेंट रूटीन बहुत हेल्प करती है। एक वेल स्ट्रक्चर्ड रूटीन टाइम को मैनेज करने का पावरफुल टूल है जो हमें एनर्जाइज्ड और फोकस्ड रखता है ताकि हम अपने सबसे जरूरी कामों पर ध्यान दे सके। कई लोग मानते हैं कि रूटीन से लोगों की काम लिमिटेड हो जाती है, लेकिन असल में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए रूटीन्स हर किसी के लिए फायदेमंद होती है। जैसे इस किताब के राइटर एलिजाबेथ ग्रेस ने अपनी एक फ्रेंड की मदद की जो एक सक्सेसफुल ऑथर है, लेकिन वो अपनी दूसरी किताब पूरी करने में मुश्किल महसूस कर रही थी क्योंकि उन्हें ADHD था, जो कि एक किस्म का डिसऑर्डर है जिससे फोकस करना चैलेंजिंग हो जाता है। अब दूसरी तरफ एक और बेहतरीन किताब देने का प्रेशर भी था जिससे वो बिल्कुल स्टक महसूस कर रही थी। एलिजाबेथ ने उनके लिए एक सिंपल रूटीन बनाया जिसके मुताबिक वो सुबह उठ के कॉफी पीकर राइटिंग में लग जाती। अब ये रूटीन उनके दोस्त के लिए काफी असरदार रहा। धीरे धीरे स्टेडी प्रोग्रेस होने लगी। इस बेसिक सी रूटीन ने भी उन्हें उनकी मुश्किलों को ओवरकम करने में मदद की। असल में रूटीन्स एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं ताकि आप एसेंशियल टास्क को समय पर कंप्लीट कर सके और फिर क्रिएटिव थिंकिंग के लिए स्पेस भी मिल सके। तो क्या आप भी अपना सिंपल और इफेक्टिव रूटीन बनाना चाहते हैं? चलिए जानते हैं अगले पॉइंट में कि कैसे बनाएं। नंबर 6, लर्न टू सेट द राइट रूटीन फॉर यू। अब जब हम ये समझ गए हैं कि एक अच्छी रूटीन की कितनी पावर होती है, चलिए जानते हैं कि ऐसा रूटीन कैसे बनाया जाए जो सच में काम करे। स्टेप 1, अपना फोकस तय करें। सबसे पहले एक प्रायोरिटी चुनें जिस पर आप फोकस करना चाहते हैं। मान लीजिए आप अपनी सेहत को इंप्रूव करना चाहते हैं तो एक गोल सेट करें कि हर सुबह 20 मिनट की जॉगिंग करेंगे। इससे आपका गोल क्लियर और एक्शनेबल बन जाएगा। स्टेप 2, चैलेंजेस के लिए प्लान बनाएं। रियलिस्टिकली सोचें कि इसमें कितना टाइम लग सकता है और कौन कौन सी बाधाएं आ सकती है। खुद से पूछें कौन कौन सी चीजें रास्ते में रुकावट बन सकती है। जैसे अगर आप जॉगिंग का प्लान कर रहे हैं लेकिन सुबह बारिश हो जाए तो एक बैकअप एक्टिविटी तैयार रखें, जैसे स्ट्रेचिंग करना या कोई क्विक इंडोर वर्कआउट। स्टेप 3, एडवांस सेटअप करें। अपनी तैयारी पहले करें ताकि रूटीन को फॉलो करना आसान हो। अगर आप सुबह एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो अपने कपड़े और जूते रात में ही तैयार रखें और अलार्म सेट कर ले। जब सब कुछ पहले से रेडी होगा तो हेजिटेशन के बिना आप सीधे शुरू कर सकते हैं। स्टेप 4, कंसिस्टेंसी प्रैक्टिस करें और फिर छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करें। शुरुआत में रूटीन अजीब लग सकती है, लेकिन इसे बनाए रखें।
अगर आप बस एक छोटा कदम भी आगे बढ़ाते हैं तो उसे भी प्रोग्रेस माने। अगर आपने इस हफ्ते में बस एक ही दिन जॉगिंग की है तो वो भी सही दिशा में एक कदम ही है। इन स्टेप्स को कंसिस्टेंटली फॉलो करने से आप एक सस्टेनेबल रूटीन बना पाएंगे जो आपको ट्रैक पर रखेगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे बिजी लीडर भी रूटीन्स के लिए समय निकालते हैं जो उन्हें एनर्जाइज रखता है। अपने बिजी शेड्यूल के बावजूद भी वो सुबह 5 बजे योगा और मेडिटेशन से शुरुआत करते हैं, जिससे 30-45 मिनट देते हैं। इसके बाद वो अपने बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज टैकल करते हैं। बहुत से लोग कंसिस्टेंसी बनाए रखने में स्ट्रगल करते हैं, लेकिन इसे आसान बनाने के तरीके भी है। चलिए जानते हैं कैसे। नंबर 7, फाइंड एन अकाउंटेबल पार्टनर। एलिजाबेथ ग्रेस ने अपने समय को अच्छी तरह मैनेज करने की स्ट्रगल को बखूबी समझा, खासकर जब बड़े गोल्स हासिल करने की बात आई। उन्हें अपने बुक प्रपोजल का ड्राफ्ट बनाते समय की एंजाइटी आज भी याद है। हफ्तों तक डेडिकेटेड टाइम देने के बावजूद वो असफल होने के डर से जूझ रही थी। जल्दी उन्होंने महसूस किया कि अकेले अपने रूटीन को मेंटेन करना उनके लिए मुश्किल है और उन्हें एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत है। तभी उन्होंने एक अकाउंटेबल पार्टनर ढूंढने का फैसला किया। एक अकाउंटेबल पार्टनर, जिसे आप चीयर लीडर भी कह सकते हैं, वो व्यक्ति होता है जो आपको ट्रैक पर बनाए रखता है, आपको मोटिवेट और एनकरेज करता है। लंबे या चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स के लिए साथ में एक ऐसा साथी होना गेम चेंजर साबित हो सकता है। उसके बिना अक्सर एंथुजियाज्म जल्दी ही फेड हो जाता है। एक अच्छा अकाउंटेबल पार्टनर वो होता है जिस पर आप पूरी तरह ट्रस्ट करते हैं और उसके साथ कंफर्टेबल महसूस करते हैं। वो ऐसा कोई होना चाहिए जो जेन्युइनली आपकी प्रोग्रेस की परवाह करता हो, और अगर आप थोड़ा पीछे हट रहे हो तो आपको पुश करने से न हिचके। ये आपका कोई फ्रेंड, फैमिली मेंबर, लाइफ पार्टनर या यहाँ तक कि कोई कोच भी हो सकता है। ये भी जरूरी है कि आप उनसे क्या अपडेट शेयर करेंगे ये पहले ही तय कर ले, जैसे डेली अपडेट्स या फिर वीकली प्रोग्रेस समरी। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक नया वर्कआउट प्लान शुरू कर रहे हैं तो कमिटेड रहने के लिए आप उन्हें डेली अपडेट्स भेज सकते हैं। इसके अलावा आप एक ऐसे ग्रुप से जुड़ सकते हैं जो आपको सपोर्ट और मोटिवेट करेगा, जैसे एक बुक क्लब या कोई हेल्थ क्लब। इन सब में ज्वाइन करने से आपको दूसरों से एनकरेजमेंट और नई मोटिवेशन मिल सकती है। यहाँ तक कि काम पर भी कलीग्स के बीच अकाउंटेबिलिटी से सभी अपने गोल्स पर फोकस बनाए रख सकते हैं। आखिरकार अकाउंटेबिलिटी, चाहे वो किसी ट्रस्टेड पार्टनर के जरिए हो या एक सपोर्टिव ग्रुप से हो, ये वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट हो सकता है जो आपको कमिटेड, मोटिवेटेड और प्रोडक्टिव बनाए रखता है। तो दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट उतना मुश्किल नहीं है जितना कि हमें लगता है। बस इस किताब के बताए गए टिप्स को फॉलो करके आप आसानी से अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि लाइफ में कम एफर्ट देकर भी कैसे ज्यादा रिजल्ट पाया जाए, तो फिर रिचर्ड कॉश की द 80-20 प्रिंसिपल किताब की समरी वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको पता लगेगा कि कैसे आपके 20% एफर्ट से आप 80% रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।